हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बाबर है। तो आज मैं आपको एक और विशेष नियम बताने जा रहा हूँ। बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आई हैं इसके बारे में और बहुत ही एक गहरा विषय है दोस्तों। बहुत ध्यान से आपको ये एनालाइज़ करना पड़ता है अगर कुंडली में आपको इस तरह के योग देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो हम करते हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगी लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यान से आप देखिए। इसको आप केंद्राधिपति दोष से भी लिंक कर सकते हैं। ये केंद्राधिपति दोष ही है एक्चुअली में, लेकिन आज मैं इसको एक दूसरे ढंग से आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो हम करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो देखिए दोस्तों, दो ग्रह वैदिक ज्योतिष में, हिंदू ज्योतिष में ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा शुभ हैं। वो हैं बृहस्पति देव और शुक्र देव। इनकी शुभता में किसी भी तरह का संदेह नहीं है। और उसके बाद आते हैं बुध देव और चंद्र देव। लेकिन बुध देव और चंद्र देव के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं जो लागू होती हैं। अगर बुध देव अकेले होंगे, शुभ राशि में होंगे, तभी वो शुभ रहते हैं। लेकिन अगर किसी पाप राशि में होंगे, पाप ग्रह के साथ होंगे, तो फिर वो पापी ग्रह की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह चंद्रमा पर भी यही रूल जो है कुछ परसेंट लागू होता है। अगर पक्ष बली होंगे तो शुभ हैं, अगर पक्ष बली नहीं होंगे तो चंद्रमा जो है कमज़ोर माने जाते हैं दोस्तों। तो आइए अब कुछ नियम हैं जो पहले दोबारा से एक बार स्मरण कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो नियम जो है बहुत काम आने वाले हैं। पहला नियम जो मैंने कल आपको वीडियो में बताया था, कोई भी ग्रह अगर अपने घर में रहता है, अपनी राशि में रहता है, तो बहुत ज़्यादा बली हो जाता है दोस्तों। ये एक साधारण पराशरीय नियम है जो आपको हमेशा याद करना है जब आप फलित करेंगे, प्रेडिक्शंस करेंगे। लेकिन इसमें कुछ इसके आगे बढ़कर भी कुछ है जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है कि ग्रह कहाँ पे विराजमान है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है, किसके साथ वो युति कर रहा है। अगर वो कुंडली के लिए एक मारक ग्रह बन जाता है और वो बली हो जाता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी परिणाम जो है वो कुंडली में देते हैं दोस्तों। अब दूसरा नियम है, केंद्र में अगर शुभ ग्रह की राशि रहेगी तो उसके जो स्वामी होते हैं वो अपनी शुभता को त्याग देते हैं, स्थगित कर देते हैं, उदासीन हो जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है दोस्तों, खासकर बृहस्पति देव को लेकर, कि जब वो केंद्र में रहते हैं, किसी शुभ ग्रह की राशि में रहते हैं, और ख़ासकर जब 10वें घर में रहते हैं, तो बहुत ही बुरा वो परिणाम देते हैं दोस्तों। व्यक्ति बहुत सारी नौकरियां बदलता है, बहुत सारे, अगर वो व्यापार करता है तो व्यापार में उसको बहुत लॉस होता है। हर तरह से उसको मुसीबतों का ही सामना करना पड़ता है। और वही बृहस्पति अगर कहीं लग्नेश से दृष्टि संबंध बना ले, यहाँ युति कर ले, तो फिर वो ये जो पीड़ा है वो लग्नेश के ऊपर भी प्रहार करते हैं, और एज अ रिज़ल्ट व्यक्ति को जीवन भर एक स्ट्रगल की सिचुएशन में रहना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो हर कुंडली में आपको डिफरेंट ढंग से देखने को मिलेंगे कि बृहस्पति कहाँ पे हैं, दूसरे ग्रह कहाँ पे हैं। लेकिन अभी जो मेरा फोकस है वो है, अगर केंद्र में शुभ ग्रह की राशि है तो वो अशुभ हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब मिथुन लग्न रहता है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मिथुन लग्न रहेगा तो इसी तरह से अगर मिथुन लग्न रहता है तो यहाँ पे देखिए, पहले पूरा मैं लिख देता हूँ राशि आपको। यहाँ पे बृहस्पति देव जो हैं दो केंद्रों के स्वामी बन जाते हैं दोस्तों, जो कि एक बहुत ही विनाशकारी रूप ले सकते हैं अगर इनकी प्लेसमेंट ऐसी जगह पे हो गई। तो पहला नियम क्या हो गया, यहाँ बृहस्पति देव जो हैं ये अशुभ माने जाएंगे। खाली मैं आ लिख रहा हूँ, आ का मतलब है अशुभ, क्योंकि केंद्र में उनकी दोनों राशि आ गई। पराशरी नियम क्या कहता है, केंद्र में शुभ ग्रह की राशि, प्लैनेट अपनी शुभता, ग्रह अपनी शुभता खो देंगे, उदासीन हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत ही ख़राब अशुभ रिज़ल्ट देते हैं दोस्तों।
अब यहाँ पे अशुभता तो इनको मिल जाती है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि बृहस्पति देव अगर कुंडली में केंद्र में ही विराजमान होंगे तो किस भाव में अगर वो विराजमान हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वो ख़राब रिज़ल्ट दे सकते हैं। एक तो पहले ही अशुभता आ चुकी है, और जब एक शुभ ग्रह जो बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं, हमारे देव गुरु हैं, जब उनमें अशुभता आ जाती है दोस्तों तो कुंडली में बहुत ज़्यादा एक जिसको कहते हैं नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। शुभ फलित करने वाले ग्रह ही जब अशुभ हो जाएंगे तो फिर बहुत सारे योग जो ऐसे होते हैं, बहुत सारी और जो जीवन में चीज़ें होती हैं वो सब नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि बृहस्पति देव बहुत सी चीज़ों के कारक है दोस्तों, धन के, विद्या के, संतान के। तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं परेशानी होनी शुरू हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है बृहस्पति देव कुंडली में अशुभ होकर कहाँ पे विराजमान है। तो इसके दो नियम हैं। पहला, अगर बृहस्पति देव यहाँ पे विराजमान हो जाएंगे 9 नंबर राशि में और सप्तम भाव में, तो यहाँ पे बृहस्पति देव बहुत ज़्यादा विनाशकारी रहने वाले हैं दोस्तों। देखिए, ये बहुत ही एक गहरा नियम है, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। नियम क्या है? शुभ ग्रह केंद्र में उनकी राशि आती है तो वो अशुभ हो जाएंगे, और अगर वो स्वयं केंद्र में ही शुभ ग्रह की राशि में बैठ जाते हैं तो और अशुभ हो जाएंगे। और अगर आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वही शुभ ग्रह अगर अपनी ही राशि में बैठ जाएंगे तो उनकी जो अशुभता है उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है दोस्तों। एक तो पहले ही नेगेटिव थे, अपने ही भाव में आ गए और ज़्यादा उनमें बल आ गया, और कहीं वो सप्तम भाव में बैठ जाएं, यहाँ पर ये एक मारक भाव है दोस्तों कुंडली का। तो यहाँ बृहस्पति देव अगर इस रूप में धनु राशि में यहाँ पे बैठेंगे तो ये अति मार्केश ग्रह यहाँ पे बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम देते हैं। जब कुंडली मिलान करेंगे तब, विवाह का समय आएगा तब, शादी के बाद भी बहुत से केसेस में देखा जाता है अगर इस तरह का योग है कुंडली में तो अक्सर डाइवोर्स की प्रॉब्लम आती है, या एक जो उनमें से स्पाउस होता है, पति या पत्नी दोनों में से कोई भी, उसके साथ कुछ दुर्घटना होने की भी संभावना रहती है। बृहस्पति देव स्त्रियों की कुंडली में पति के भी कारक है। जिनके सप्तम भाव में बृहस्पति देव इस रूप में होंगे दोस्तों, खासकर मिथुन लगन वालों के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक घातक रिज़ल्ट दे सकते हैं विवाह को लेकर, और पति की आयु पे बहुत ज़्यादा संकट आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मार्केश का रूप ले लिया है बृहस्पति देव में, अपने ही भाव में बैठे हैं, मारक भाव में, तो उस भाव की वृद्धि करेंगे। अब जो नियम है यहाँ पे बिल्कुल क्लियर रूप से आपको समझ आना चाहिए, इसमें प्रेडिक्शन में कोई गलती आपकी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इसी तरह से एक और ग्रह हैं, वो भी अगर इस तरह से कुंडली में पोजीशन ले लेते हैं और ऐसे ही इसी पोजीशन में बैठ जाएंगे तो बहुत वो ख़राब रिज़ल्ट देते हैं। वो है शुक्र देव दोस्तों। बहुत से लोगों को शायद ये नियम मालूम नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। सिर्फ मारक भाव में ही इनकी अशुभता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सप्तम भाव जो होता है मार्केश है दोस्तों, ये प्रबल मारक भाव माना जाता है। दूसरे भाव से भी ज़्यादा मार्केश की ताकत इसमें होती है। तो जब कोई ग्रह अपनी राशि में ही यहाँ बैठ जाता है और 2 केंद्रों का स्वामी हो जाता है तो उसकी अशुभता में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। तो मैं सारे नंबर्स यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख देता हूँ। चलिए इसको रब कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मान लीजिए किसी की मेष लगन की कुंडली है और सप्तम भाव में 7 नंबर राशि है, तो दूसरी राशि दूसरे भाव में आएगी दोस्तों। तो देखिए जो नियम है, अब मैं फिर से आपको बहुत आराम से समझा रहा हूँ। केंद्र में शुभ ग्रह की राशि, ग्रह जो है बहुत ज़्यादा अशुभ हो जाएगा। अब वो केंद्र में कहाँ बैठता है उसको लेकर फिर बहुत ज़्यादा
फलित जो है उसमें चेंजिंग हो जाएगी। लेकिन यही शुक्रदेव अगर मान लीजिए यहीं पे बैठ जाते हैं तो देखिए जो रूल है, फिर से आपको ये रूल याद आ जाएगा। पहला रूल, केंद्र में शुभ ग्रह की राशि अशुभ हो गए ग्रह, और शुभ ग्रह केंद्र में अगर शुभ ग्रह की राशि में ही बैठ जाते हैं तो और अशुभ हो गए। 2 पॉइंट्स यहाँ मिल गए, और अपने ही राशि में बैठने की वजह से और ज़्यादा बली भी हो गए। तो 3 तरह से शुक्रदेव यहाँ पे एक नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। तो ये मारक भाव होने की जगह, मारक भाव होने की वजह से इनमें मार्केश का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा आ जाता है दोस्तों। तो ये 2 ग्रह बृहस्पति और शुक्रदेव अगर सप्तम भाव में जो मारक भाव होता है वहाँ पे अपने ही राशि में अगर बैठ जाएंगे तो ये प्रबल मारक बन जाते हैं दोस्तों। ऐसे केसेस में जब भी आप कुंडली मिलान करते हैं जिनके शुक्रदेव सप्तम भाव में है, 7 नंबर राशि में या 2 नंबर राशि में, तो बहुत ध्यान से आपको वो कुंडलियाँ जो हैं मिलान करनी है। उन पे प्रभाव देखना है, किस ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, किसके नक्षत्र में वो हैं और नवांश में वो कहाँ पर हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप कुंडली मिलान का जो प्रोसेस रहता है उसको आगे बढ़ाएं, वरना ऐसे केसेस में विवाह के बाद बहुत प्रॉब्लम देखी जाती है। और बहुत से केसेस में मैंने ऐसे देखा भी है कि शुक्रदेव जब यहाँ रहते हैं और बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव रहता है तो विवाह नहीं हो पाता है दोस्तों। विवाह होते होते रह जाता है, लास्ट मोमेंट पे लड़के वाले या लड़की वाले मना कर देते हैं या किसी और तरह की बाधा आ जाती है। सेम बृहस्पति देव भी अगर यहाँ रहते हैं अपनी राशि में तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो देखे जाते हैं दोस्तों। तो ये नियम जो है ये बहुत ही गहरा नियम है दोस्तों। बहुत से लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि मेरे तो सप्तम भाव में बृहस्पति हैं, अपनी राशि में है, ये तो अब बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्रबल मार्केश बन जाते हैं। मारक जब अपना रूप धारण करता है दोस्तों तो फिर जिस भाव में वो बैठता है उस भाव की वो बुरी तरह से हानि कर देता है। तो सप्तम भाव जो होता है ये विवाह का है, ये ऑपोजिट सेक्स का है, ये हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशन बनता है जिसको आप सेक्सुअल रिलेशन कह सकते हैं उसका है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी भाव है, ये फीमेल फ्रेंड्स का भी भाव है। अगर मेल की कुंडली है तो उसकी फीमेल फ्रेंड्स जो होंगी यहाँ से देखी जाएंगी। और बहुत सी चीज़ों को ये डेली वेजेस को सिग्निफाई करता है, आप डेली क्या कमाते हैं ये सप्तम भाव से देखा जाता है। आपकी पत्नी का ये भाव है, अगर लड़की की कुंडली है तो उसके पति का भाव है। तो बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्शंस जो हैं यहाँ से निकल के आती हैं। लेकिन ये अगर कंडीशन कुंडली में आपको दिखती है तो फिर इसके परिहार करना बहुत ज़रूरी है, इसके उपाय करना बहुत ज़रूरी है। और कुंडली मिलान करते वक्त इस भाव को दूसरी कुंडली के सप्तम भाव से मिलान करना बहुत ज़रूरी है। दोष से दोष को अगर आप काट देंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आप सप्तम भाव में किसी के दोष है, दूसरी कुंडली में सप्तम भाव में दोष नहीं है, तो वहाँ पे फिर कुंडली मिलान जो है थोड़ा एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। वहाँ पे आने वाले समय में जब विवाह हो जाएगा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो इसको आप ध्यान से एनालाइज करिए। ऐसी और बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ये मैंने पहले भी बहुत समय पहले कुछ वीडियोस में बताया था आपको, लेकिन उसमें एक डिफरेंट ढंग से मैंने बहुत सिंपल ढंग से बताया था। लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा मैंने एडवांस लेवल से बताया है। तो ये 2 ग्रह बहुत ज़रूरी हैं, बृहस्पति देव, शुक्र देव। अब तीसरे ग्रह हैं बुध देव। बुध देव इतने ज़्यादा मारक नहीं बनते हैं, लेकिन अगर यही कंडीशन बुध देव के साथ हो जाती है, मान लीजिए किसी की कुंडली में अगर यहाँ 3 नंबर राशि है और बुध देव यहाँ बन जाते हैं सप्तमेश, क्योंकि इनकी दूसरी राशि हमेशा केंद्र में ही आएगी। 4, 5, 6 दूसरी राशि यहाँ आने वाली है, तो इसको रब कर देते हैं यहाँ पे। तो 2 केंद्रों के स्वामी होने की वजह से बुध देव भी यहाँ पे एक खराब प्लैनेट बन जाते हैं दोस्तों। लेकिन फिर से वही कंडीशन यहाँ लागू होती है
कि किस राशि में वो जाकर बैठेंगे। केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह अगर केंद्र में ही शुभ ग्रह की राशि में बैठ जाते हैं तो फिर वो अशुभता ही दिखाते हैं दोस्तों, शुभता को त्याग देते हैं और उदासीन हो जाते हैं। तो इसी तरह से बुध देव भी जब इस पोजीशन में आ जाएंगे, किसी की भी कुंडली में आप देख सकते हैं, तो ये मारक का रोल प्ले करेंगे दोस्तों, मार्केश बन जाएंगे। विवाह में दिक्कत हो सकती है, विवाह में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर इन पे बाकी ग्रहों का कुछ सपोर्ट होगा, दृष्टियां अच्छी होंगी, शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी या लग्नेश की दृष्टि हो जाएगी, तब कुछ % उसमें कमी आ जाती है। लेकिन जब ये मारक बनेंगे और बाई चांस इनकी महादशा आ गई तो फिर ये बहुत ज़्यादा शादी को लेकर दिक्कत कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे केसेस में जो स्पाउस होता है, पति या पत्नी कोई भी, उनके साथ कुछ दुर्घटना होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि बुध जो हैं दोस्तों, बुध देव जो हैं बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी इन पे प्रभाव पड़ता है और तुरंत ये रिज़ल्ट देने की क्षमता रखते हैं। ये सदैव बली रहते हैं, चाहे दिन में जन्म हो, चाहे आपका रात में जन्म हो, किसी भी समय में आपका जन्म हो, बुध देव सदा सदा बली रहते हैं। और यही एक ऐसे ग्रह हैं पूरे ज्योतिष में दोस्तों जो बहुत कमज़ोर हैं और इन पे बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है दूसरे ग्रह का। जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही होगी उसका प्रभाव बहुत जल्दी ये ग्रहण कर लेते हैं। और इसी कारण से अगर यहाँ पे बुध देव हैं और कोई दूसरा मार्केश भी इनके साथ आके दृष्टि संबंध बना लेता है, युति कर लेता है, तो फिर ये अति मारक बन जाते हैं। तो सेम रूल आप चंद्रदेव पर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। हालांकि चंद्रदेव जो हैं इतने ज़्यादा मारक नहीं हैं, लेकिन फिर भी जब ऐसी कंडीशन आती है कि एक शुभ ग्रह जब केंद्र में शुभ ग्रह की राशि में आ जाता है, अपनी राशि में आने की वजह से इनमें बल बहुत बढ़ जाएगा, तो वो बल जो है वो मार्केश का रूप ले लेता है दोस्तों। तो ये 4 ग्रह हैं, ये नियम हैं, ये आपको ज़रूर जो है स्मरण रखने हैं जब आप प्रेडिक्शंस करते हैं, किसी का भी चार्ट देखते हैं, किसी की भी कुंडली देखते हैं। तो ये नियम जो है अपने दिमाग में आप ज़रूर रखिए, कहीं लिख के रखिए, कहीं भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले नियम है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और शनिदेव से मैं आग्रह करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।